आपको एक नई कविता जो कि आपके पाठ में 6वें नंबर पर है, पाठ 6 में कविता है चंद्रग्रहण से लौटती बेल। कवि इसमें केदारनाथ अग्रवाल। तो सबसे पहले इस कविता का परिचय मैं आपको बताता हूँ। इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने गांव की प्राकृतिक की सुंदरता का वर्णन किया। गांव कितना सुंदर है, हमारे देश के गांव कितने सुंदर है, और गांव में जो प्रकृति है, वो प्रकृति के जो दृश्य हैं वो कितने मनोहारी हैं, कितने सुंदर है, कितने अच्छे आकर्षक हैं। इन सब बातों को कवि ने इस कविता में बताया है। चंद्रग्रहण से लौटती बेल। कवि अपने गांव, चंद्रग्रहण एक गांव का नाम, कवि अपने गांव चंद्रग्रहण से को देख आया है, देखने गया था, देख कर आ गया है, और अब वह रास्ते में एक खेत की मेड़ पर बैठा है। चंद्रग्रहण गांव से लौटते समय कवि प्रकृति का जो दृश्य देख रहा है, इस मेड़ पर बैठकर कवि अभी एक खेत की मेड़ पर अकेला बैठा है और प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देख रहा है, और उन दृश्यों को देखकर वो आनंद का अनुभव करता है। जो वह वहां खेत की मेड़ पर बैठकर प्रकृति के जो दृश्य देख रहा है, वो दृश्य कैसे है, उसका उन दृश्यों का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। इस कविता का उद्देश्य प्रकृति और उसके महत्व को बताना है। यह प्रकृति कितनी सुंदर है और उसका प्रभाव कितना अच्छा है, और हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, प्रकृति का आनंद लेना चाहिए, प्रकृति को बढ़ाना चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। ये सारी बातें कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें कही। मनुष्य प्रकृति के बीच में रहकर सुख, शांति और प्रसन्नता का अनुभव करता है। जो सुख उसे प्रकृति के अंदर मिलता है, उसे और कहीं नहीं। आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में तनाव ज्यादा है, शहरों में बहुत ज्यादा तनाव है। नगर का जीवन और गांव के जीवन, ग्रामीण जीवन धरती आसमान का अंतर। ग्रामीण लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखते हैं, जबकि नगर में स्वार्थ की भावना होती है। गांव में प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम मनोहारी होता है, परंतु शहर में प्राकृतिक सौंदर्य का अभाव होता है। ग्रामीण जीवन में शांति होती है, निश्चिंतता होती है, परंतु शहर के जीवन में भागदौड़ होती है, व्यस्तता होती है। कवि ने इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया, मानव का रूप बनाया, प्रकृति को मानव का रूप दिया है। तो कवि अलसी, सरसों जैसे जड़ पदार्थ तो मनुष्य जैसी क्रिया करते हुए दिखाया है। अलसी के पौधे को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो दुबली पतली है युवा लड़की मचलती दिखाई दे रही है, और मानो वो कह रही है कि इस नीले फूल को जो मेरे इस नीले फूल को छू लेगा, मैं इसे अपना हृदय दे दूंगा, मैं इसे अपना दिल दे दूंगा। सरसों शादी के मंडप पर हाथ पीले किए हुए बैठी है, फागुन भाग गा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रकृति को चेतन रूप बनाकर मनुष्य जैसा व्यवहार करते हुए इस कविता में दिखा है। तो यहाँ
कवि ने जो बातें कही हैं उसको सबसे पहले मैं संक्षेप में आपको बता दूं। कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रग्रहण गांव से लौटते हुए मैं एक खेत की मेड़ पर बैठ गया। वहां उन्होंने एक छोटे हरे चने के पौधों को देखा। सबसे पहले उन्होंने वहां एक छोटे हरे चने के पौधे को देखा। उसको देखकर कवि को ऐसा लगा मानो उसके सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बंधी है। वो गुलाबी रंग की पगड़ी बांध कर सजा खड़ा है। पास में ही पतली देह और कमर वाली अलसी का पौधा था जिस पर नीले फूल खिले हैं। उसको देखकर ऐसा लगा मानो जो उसे छुएगा उसको वो अपना हृदय दे दे। सरसों बड़ी हो गई है, उस पर आए फूल पीले पीले फूल देखकर ऐसा लगता है मानो वो अपने हाथ पीले करने के लिए मंडप में आ गई। प्रकृति द्वारा रचाए गए इस स्वयंवर में फाग गाता हुआ फागुन चला आ रहा है। कवि जहाँ बैठा है वहाँ पास ही एक तालाब है जिसका पानी और उसकी नदी में उनकी घास लहरा रही है। उसी पानी में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तालाब के किनारे बड़े कई पत्थर चुपचाप तालाब का स्पर्श पाकर पानी पी रहे हैं। ना जाने उन पत्थरों की प्यास कब बुझे। तालाब में खड़ा बगुला मछलियों को देखते ही अपना ध्यान भंग कर उसे गले से नीचे उतार देता है, झपट लेता है और गले से नीचे उतार देता है। एक काले माथे वाली चिड़िया मछली का शिकार कर आकाश में उड़ जाती है। थोड़ी हुई दूरी पर ऊंची भूमि है जहाँ से रेल की पटरी गई है, परंतु अभी ट्रेन के आने का कोई समय नहीं है। पास में ही चित्रकूट की ऊंची पहाड़ियाँ हैं जिन पर इधर उधर रीवा की कांटेदार पूर्व पेड़ खड़े हैं। उसी समय कवि को तोते का मधुर स्वर सुनाई देता है। सारस का टीटो का स्वर सुनकर कवि का मन करता है कि वह पंख फैलाकर सारस के साथ उड़ जाए और उसकी सच्ची प्रेम कहानी सुने। तो इस प्रकार ये जो दृश्य हमने अभी आपको बताए, ये दृश्य इस कविता में बताए गए। तो सबसे पहले आइए पहले दृश्य में देखते हैं कि कवि एक खेत की मेड़ पर बैठा है और सामने प्रकृति का दृश्य। वो क्या दृश्य है, वो क्या दिखता है, इसको हम पहले देखेंगे। पहला इस कांजा में कवि क्या बोलता है सुनिए। ये खाया चंद्र गहना देखता हूँ जिस अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बित्ते के बराबर यहाँ हरा खिलना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। पास ही मिलकर खड़ी है बीच में हंसी अकेली देख पतली कमर की लचीली नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह तू हो गए का दान उसको। तो यहाँ पर कवि चंद्रग्रहण नामक गांव से लौटकर खेत की मेड़ पर बैठा है और क्या दिखता है। कवि बोलता है मैं देख रहा हूँ चंद्रग्रहण गांव से मैं लौटा हूँ। अब मैं खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हूँ और प्राकृतिक दृश्य को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने छोटे छोटे चने के पौधे हैं जिनके ऊपरी भाग शीर्ष भाग में गुलाबी फूल सजे और उन गुलाबी फूलों को देखकर ऐसा लगता है मानो उसने चने के पेड़ में अपने सिर पर गुलाबी रंग की गुलाबी रंग की पगड़ी बांधी। चने के पास अलसी का पौधा उगाया है। चने के बीच में होने के कारण से वो हटीली है, जिद्दी है। यह शरीर से जो अलसी का पौधा है वह पतला है, इसलिए
उसका शरीर पतली है, उसका शरीर पतला है, वो पतली है, उसकी कमर लचीली है, उसके ऊपरी भाग में नीले रंग के फूल। अलसी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है मानो वो कह रही हो कि जो मुझे प्रेम से स्पर्श करेगा मैं उसे अपना हृदय दान दे दूंगी, अपना दिल दे दूंगी, अर्थात अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर। तो कवि ने यहाँ खेत में उत्पन्न चने के पौधे के बीच में उत्पन्न अलसी का बहुत सहज और सजीव चित्रण। अब दूसरा बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हरा चना भीगना है। कभी खेत की बेड़ पर अकेला बैठा बकरे के दृश्य को देख रहा है। चने के गुलाबी रंग के पगड़ी की धारण किए हुए है। अलसी चने के बीच में उगाई है, इसलिए कभी उसको हठीली बोलता है। अलसी का पौधा बहुत पतला होता है और उस पर नीले रंग के फूल खिलते हैं। यहाँ पर अलसी को यह बताना चाहती है कि जो उसके फूलों को प्रेम से स्पर्श करेगा तो वह उसे अपना दिल दे देगा, अर्थात अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर करेगा। तो अब दूसरा स्टैंडा, इसके कुछ कठिन शब्द देखिए। सयानी यानी युवा, जब लड़के जवान तो उसको सयानी बोलते। तो पेड़ पौधे में युवा अवस्था में आते हैं, तो सयानी मतलब होता है युवा का। हाथ के लिए करना मुहावरा है विवाह का। फाग होली के अवसर पर फाग लोकगीत गाए, तो होली का त्योहार आता है तो उसमें आने की खुशी में जो गीत गाए जाते हैं लोकगीत, उसको फाग। अनुराग मतलब प्रेम, विजन यानी निर्जन से। तो दूसरे स्थानीय पंक्तियां देखिए। और सरसों की ना पूछो, हो गई उससे उस सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग आता मास फागुन आ गया आज जैसे, देखता हूँ मैं सोमवार हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल गिर रहा है उस विजन। तो कवि कहता है सरसों के बारे में कुछ मत पूछो, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो सरसों की कन्या विवाह के योग्य हो गई है। उसके पीले फूल ऐसे लगते हैं मानो युवती हाथ पीले करके विवाह के लिए विवाह मंडप में आ गई हो। इस अवसर पर फागुन का महीना स्वयं फाग के लोग गीत गा रहा है। प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि प्रकृति इस स्वयंवर के लिए तैयार होकर खड़ी है। हवा के हिलते पौधे अपना हाथ हिलाकर अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। शहरों की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर ग्रामीण इस वातावरण में प्रकृति की शांति है और प्रेम है। तो कवि ने शहरी जीवन की अपेक्षा ग्रामीण जीवन को प्रिय कहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम की भावना। तो कवि ने सरसों को सयानी कहा, क्योंकि सरसों की फसल पर कटैया पीली पीली हो गई है, अर्थात कन्या जब विवाह योग्य हो जाती है तो उसको सानी होती है। तो यहाँ पर सरसों रूपी कन्या सयानी हो गई, यानी सरसों की फसल पककर तैयार हो गई। हाथ पीले करना, शादी करना। कवि सरसों के सोमवार की बात कर रहा है। यहाँ पर किस सोमवार की बात? सरसों के सोमवार की बात हो रही है। तो ग्रामीण प्रवेश में प्रकृति के अंदर प्रेम की भावना होती है। फागुन महीने का जो दृश्य होता है मनमोहक होता है, प्रकृति इसमें हरी भरी नजर आती है। तो अब तीसरा स्टैंजा, पोखर मतलब होता है तालाब, चट यानी तुरंत, श्वेत यानी सफेद, झपाटे यानी झपटना, फौरन यानी तुरंत, चटोर यानी चालाक, गगन यानी आकाश। तो तीसरा शब्द, और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही इसलिए लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है
मकाता और कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। प्यास जाने कब बुझे, चुप खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में, देखते ही नींद चंचल ज्ञान इंद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोच में नीचे गले से जल गले के डालता है। ये काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के छपाटे मार फौरन टूट पड़ती हैं हरे जल के हृदय पर। ये उजली चटुल मछली चोच पीली में दबाकर दूर उठती है। तो कवि जहाँ बैठा है वहाँ पैरों के पास एक तालाब है और हवा के चलने से उस तालाब में लहरें उठ रही हैं। उनके नीले तल में उसके नीले तल में भूरे रंग की घास उगाई। जल में होने वाले कंपन से लहरें उठती हैं जिससे पूरी घास में लहर आ रही है। डूबते सूर्य का दृश्य, डूबते हुए सूरज का प्रकाश जब तालाब में पड़ता है तो सूर्य का प्रतिबिंब उसमें दिखता है और उसको देखकर ऐसा लगता है मानो चांदी का एक गोल खंभा हो और आंखों को चकाचौंध कर रहा हो। उसकी और दृष्टि टिकती नहीं। तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े, तालाब के किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। हवा के कारण जब पानी की लहरें पत्थरों से टकराती है तो ऐसा लगता है मानो पत्थर प्यासे हैं और वो पानी पी रहे हैं, तालाब का पानी पी रहे हैं और कई दिनों से पी रहे हैं। ना जाने कब इन प्यासे पत्थरों का प्यास बुझेगी, परंतु फिर इनकी प्यास कब बुझेगी। इसी तालाब में बगुला ऐसा था, कभी देखता है कि इसी तालाब में एक बगुला ध्यान मग्न है। उसका ध्यान कहाँ है? तालाब में तैरने वाले मछलियों पर उसका ध्यान है और वह ध्यान लगाकर ही चोंच से मछली पकड़ लेता है और उसे अपने गले में अर्थात मछली खा लेता है। इसके बाद कवि ने मछली का भक्षण करने वाली एक चिड़िया को देखा। तालाब के ऊपर काले सिर वाली चतुर एक चिड़िया उड़ रही है। उसे जैसे ही जल में मछली नजर आती है वह अपने पंखों की सहायता से तालाब के पानी में तालाब में तैरती हुई उस मछली पर छक्का मारती है और मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में लेकर उड़ जाती है। तो इस प्रकार ये दृश्य कवि यहाँ पर देख रहा है। अब चौथे में देखिए, वो यहीं से ऊंची भूमि है जहाँ से रेल की पट्टी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बाज होने जिस स्थान पर बैठा है उसके सामने की भूमि ऊंची, वहाँ रेल की पटरी गई है, परंतु अभी ट्रेन जाने का समय नहीं है। कभी वहाँ स्वतंत्र है और कहीं भी भ्रमण कर सकता है, परंतु उसे कहीं अभी जाना नहीं है। यह चित्रकूट की जमीन है और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों से भरी है, दूर दूर तक फैली है। यह जो भूमि है बंजर, इसमें कोई फसल नहीं होती, इसमें कुछ पैदा नहीं होता है। मात्र इसमें क्या है, रीवा के कांटेदार को वृक्ष खड़े। तो इसके आगे पांचवें और अंतिम छंद में स्टांजे में कवि क्या करता है उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सूखा यानी तूता, वनस्पति मतलब जंगल, सारस एक पक्षी का नाम, चुप्पे चुप्पे यानी चुपचाप। तो कवि बोलता है कि तोते का टैं का स्वर मुझे सुनाई दे रहा और यह स्वर जैसे कोई कानों में मीठा मीठा रस टपका रहा हो, ऐसा मुझे लगता है। भाव यह है कि तोते का स्वर मेरा मन मोह रहा है, मुझे आनंद और खुशी दे रहा है। कहीं सारस पक्षी की आवाज़ जंगल में गूंज रही है, टिरटो की आवाज़ में सारस पक्षी बोल रहा है।
कवि के मन में भी ये इच्छा होती है कि वह भी सारस पक्षी के साथ उड़ जाए, जहाँ प्रेमी की जोड़ियाँ रहती हैं और सारस युगल की प्रेम कहानी को चुपचाप कहीं बैठकर सुन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कविता में कवि ने सारस के स्वर को सुनकर कवि की ये इच्छा होती है कि वो सारस के साथ होना चाहता है और उसकी प्रेममयी दुनिया में जाकर उसकी कहानी सुनना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है। तो इस प्रकार इस कविता में हमने देखा कि कवि ने प्रकृति के सुंदर सुंदर दृश्यों का वर्णन किया है और वह प्रकृति का मानवीकरण करने में सफल रहा है। मानवीकरण कर बहुत अच्छा मानवीकरण दृश्य उपस्थित किया है उन्होंने और वो अपने प्रयास में सफल रहा है। यह कविता एक बहुत अच्छी कविता है जो बहुत सरल शब्दों में कही गई और इस कविता में प्रकृति के जो दृश्य उपस्थित हुए हैं स्वाभाविक सहज जो अक्सर देखने में आते हैं वो हैं और उनका मानवीकरण भी बहुत अच्छी तरीके से किया। अब इस कविता के अर्थ आपके पास जो गाइड है उसको खोल कर आप पढ़ें और उसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए और इस कविता के प्रश्नोत्तर 1 से लेकर 10 तक अपने हिंदी नोटबुक में उसको लिखिए और आपके पास स्कूल के द्वारा दी गई एडिशनल प्रैक्टिस हिंदी बार्बर प्रेस के द्वारा जो लिखी गई है उसमें भी इस कविता का सारांश बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़िए। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न भी हैं, उस प्रश्न को देखिए और उन प्रश्नों का उत्तर आप खोजिए या जानने का प्रयास कीजिए क्योंकि चंद्रग्रहण से लौटते हुए में जो प्रश्नोत्तर है हमारी किताब में वो भी परीक्षा के लिए उपयोगी है। जो यहाँ पर दिए हैं प्रैक्टिस एडिशनल प्रैक्टिस वो भी बहुत अच्छे प्रश्न उसमें से भी आ सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर लिखना है गाइड बुक से लिख सकते हैं, गोल्डन गाइड या ऑल इन वन किसी भी गाइड से लिखिए प्रश्नोत्तर आप लिखिए। जो जो पाठ हमने पढ़ा दिए सभी पाठों का प्रश्नोत्तर लिख लीजिए और ये प्रश्नोत्तर आपको गाइड बुक से लिखना है। सभी गाइड बुक में बहुत अच्छे प्रश्न हैं, प्रश्न के उत्तर लिखें हमने देख लिया है। आप लिखिए, लिखते समय ध्यान रखिए कुछ भी गलत नहीं लिखिए, मात्रा गलत नहीं होनी चाहिए, सुंदर साफ अक्षरों में लिखिए, बिल्कुल लिखिए। जैसे इसको खोलेगा हम सबको चेक जांच करेंगे, आपको पढ़ने का काम दिया गया है, अब आप पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया विषय लेकर फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।